आपका आज स्टार्ट करना है। गैसेज स्टेट में सबसे पहले ये सुन लीजिए कि कोई भी गैस है पर्टिकुलर, तो उसका एक पर्टिकुलर मात्रा के लिए हम लोग टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम में एक रिलेशन डेवलप करते हैं। तो ये रिलेशन क्या कहलाते हैं? गैसियस लॉ। ठीक है। इसमें आपके टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम किसी भी पर्टिकुलर गैस के लिए एक निश्चित मात्रा के लिए हम लोग टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, जब इनमें एक पर्टिकुलर रिलेशंस निकालते हैं तो ये सब कहलाते हैं गैसियस लॉस। ये आपका टेम्परेचर है, T फॉर टेम्परेचर, P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम। अब इसमें कई सारे लॉस आपके आते हैं। पहला है बॉयल्स लॉ, बॉयल का नियम। इन सब रूल्स में आपकी एक चीज कांस्टेंट रहेगी और दो चीजों में रिलेशन निकाला जाएगा। तो आपके बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर, आपका जो टेम्परेचर है वो थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट रहेगा और जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से अगर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो P इक्वल टू कांस्टेंट, यानी प्रेशर और वॉल्यूम में दोनों में मल्टीप्लाई करें तो उनका मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट आएगा। अगर ये एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, ये अगर हम दो पॉइंट्स के लिए निकालें तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? P1 इक्वल टू P2 V2। ये एक कंडीशन के लिए, वन का मतलब है आपका एक कंडीशन के लिए। ये हो गया P1 V1, ये हो गया P2 V2। इससे हम दो कंडीशंस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम हमें 3 टाइम के दिए होंगे, एक का हम आराम से निकाल सकते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन एराइज होगा कि बॉयल नियम जब लागू होता है तो हमारा कांस्टेंट क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, पहली चीज। दूसरा, प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। इनवर्सली का मतलब भी यही होता है कि हमारी एक क्वांटिटी बढ़ेगी, दूसरी क्वांटिटी घटेगी। और जब कोई चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो जैसे इधर की क्वांटिटी बढ़ेगी वैसे ही इधर वाली भी बढ़ेगी। ठीक है, ये है आपका बॉयल्स लॉ। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, हमें पता है। अब यहाँ पे हमारा V क्या है? वॉल्यूम है। तो अगर हम वॉल्यूम की जगह इसको लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? P1, और V1 की जगह हम क्या कर देंगे? मास हमारे पास है ही है और डेंसिटी यानी D1। मास हमारा सेम है तो P1, ये P2 हो गया M D2। यानी हम डेंसिटी के फॉर्म में अगर अपना फॉर्मूला निकालना चाहें तो हमारा निकलेगा P1 अपॉन D1 इक्वल टू P2 अपॉन यानी पूरा गैसियस लॉ में जहाँ जहाँ वॉल्यूम होगा वहाँ वहाँ हम डेंसिटी को इनवर्सली में आराम से लिख सकते हैं, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम से जहाँ जहाँ अगर डेंसिटी के फॉर्म में अगर कुछ पूछा जाएगा तो आप इस तरह से बता सकते हैं। अब वो है आपका वॉल्यूम के फॉर्म में। तो आपका इसमें पहली चीज बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहता है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और प्रेशर वॉल्यूम के
इन्वर्सली रहता है। आपका प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। ठीक है, उन लोगों को गर्मी लग रही है, मुझे लग रहा है उसको चला है, सॉरी काम हो गया उनका, चला वो अपना वगैरह। ठीक है, ये है आपका बॉयल्स लॉ। तो इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है? एक तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में कांस्टेंट क्या है आपका? टेम्परेचर। क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर। प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉयल्स लॉ में है पहली चीज। इसमें बस दो ही चीजें आपकी काम की हैं जो आपको याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल आप में ज़्यादा बनते नहीं है, लेकिन अगर बन गए तो ये आपका फॉर्मूला है। और अगर डेंसिटी के फॉर्म में बना तो ये अप्लाई होगा। इसमें कांस्टेंट क्या है आपका? प्रेशर। इसमें पूरे प्रोसेस में आपका प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली है। यानी वॉल्यूम अगर आपका सिस्टम का बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अगर हम इसको इस तरह से दो चीज का निकालना चाहें तो V1 अपॉन V1 इक्वल टू V2 अपॉन V2। पहली चीज याद रखने की ये है कि इसमें प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली है। और ये आपका हो गया V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। ये डेंसिटी के फॉर्म में है आपका। इन तीनों रूल्स को एक जगह लिख लेते हैं। और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है हम लिख रहे हैं। इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसमें प्रेशर, यहाँ पे वॉल्यूम। अब इसमें फॉर्मूला आपका क्या था? P इनवर्सली टू दी वॉल्यूम, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे वॉल्यूम डायरेक्टली टू टेम्परेचर, प्रेशर डायरेक्टली टू, इसको प्रेशर लॉ भी कहते हैं। इस तरह से इसको एक लाइन में आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पे आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ प्रेशर, यहाँ पे वॉल्यूम। यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली है, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। एट द कांस्टेंट प्रेशर, इसमें एट द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर के साथ में टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, इसको एक स्टेटमेंट में इस तरह से आपको याद रखना है।
इसमें जितने भी रूल्स आएंगे आपको बस उसका स्टेटमेंट ध्यान रखना है और किस समय पे क्या क्या कांस्टेंट है। जैसे डाल्टन्स का पार्शियल प्रेशर का रूल आपका ये है कि अगर कोई कंटेनर है आपके पास, उसमें कई सारी गैसेस फिल हैं, तो कई सारी गैसेस फिल हैं तो एक दूसरे के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगी, एक दाब का महसूस सभी को होगा। तो जो आपकी गैसेस हैं पर्टिकुलर कंटेनर के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करती हैं, दबाव डालेंगी उस पर, वही क्या है आपका पार्शियल प्रेशर। यानी कोई अगर सिंगल गैस कंटेनर के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई कर रही है वो क्या है आपका उसका पार्शियल प्रेशर। और उस कंटेनर में कई सारी गैसेस हैं, तो कई सारी गैसेस हैं तो पार्शियल प्रेशर सभी अप्लाई करेंगी। तो ये जो पार्शियल प्रेशर का पूरा एडिशन होगा वो टोटल प्रेशर ऑफ द गैस के इक्वल होगा। डाल्टन का रूल यही कहता है कि पूरा जो आपका प्रेशर होगा वो सारी गैसेस के पार्शियल प्रेशर के एडिशन के इक्वल होगा। बस स्टेटमेंट सभी का ध्यान रखना है, बस किसमें क्या स्टेटमेंट कहा जा रहा है, किसमें क्या नहीं। एवोगैड्रो नंबर कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे जब उसका वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए तो जो नंबर अणुओं की जो संख्या होती है वो हमारी कांस्टेंट होती है। एवोगैड्रो नंबर यही बताता है। तो एसटीपी क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अब यहाँ पे जो प्रेशर और टेम्परेचर है आपका ये कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट कितना होगा 273 डिग्री केल्विन और प्रेशर आपका 760 mm। ये आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, ये प्रेशर कांस्टेंट हो गया। उस समय पे जो वॉल्यूम आपका जो कांस्टेंट बताया जा रहा है वो है 22.4 लीटर गैस, ये कांस्टेंट हो गया। तो उस समय पे जो नंबर ऑफ मोल्स आपके मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपके 6.023 10⁻23 होंगे। यही है आपका एवोगैड्रो नंबर। इसमें आपसे ये डिजिट को पूछी जाती है कि उसका जो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा वो कितना होगा, तो वो है आपका 22.4 लीटर। और ये पूछा जाता है कि उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो 6.023 10⁻23। इसमें दो क्वेश्चंस होते हैं आपका कि ये जो वॉल्यूम है पर्टिकुलर वो कितना होगा और जो एवोगैड्रो नंबर है उसकी डिजिट कितनी होगी। ठीक है, ये सब रूल्स बहुत पहले आए और आज हमको पढ़ने में कितना भारी लग रहा है, नहीं लग रहा है कितनी बड़ी बड़ी बातें करके चले गए हैं जबकि वो कुछ नहीं कह के गए। ये तो बहुत अब आपकी जो गैसेस होती हैं एक है आइडियल गैस, एक रियल गैस। आइडियल गैस वो गैसेस हैं जो ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, प्रेशर लॉ सबको फॉलो करती हैं। ऐसी गैसेस ये जितने भी रूल्स हमारे मिले हुए हैं हमको उन सबको फॉलो करें तो हमारी क्या है आइडियल गैस। और जो फॉलो नहीं कर पाती हैं वो क्या है रियल गैसेस। ठीक है, तो आइडियल गैस का हमारा इक्वेशन क्या है, PV इक्वल टू nRT। P क्या है प्रेशर, E वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। ये आपका आइडियल गैस का इक्वेशन है। रियल गैसेस में प्रेशर और वॉल्यूम करेक्शन पाया जाता है क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन की वजह से वहाँ आपका प्रेशर और वॉल्यूम करेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से आपका इक्वेशन ये नहीं रहता, तो वो आपका रियल गैस का इक्वेशन बन जाता है।
ये आपका रियल गैस का इक्वेशन है। ये इक्वेशन डायरेक्ट ऐसे लिखा हुआ मिलता है आपको, पूछते हैं इसमें से कौन सा करेक्ट है। अगर डायरेक्ट पूछा जाए प्रेशर में कितना करेक्शन होगा, तो ये प्रेशर करेक्शन है, ये वॉल्यूम गैस है। इस तरह से डायरेक्ट इसमें पूछा जाता है कि रियल गैस की इक्वेशन कौन सी है, तो आप इस तरह से इसको बताएंगे। अब हमारी जो गैसेस होती हैं, गैसेस आपको पता है गैस के फॉर्म में है, उसको हम लिक्विफाई कर देते हैं अपने मतलब के लिए, कहीं ना कहीं एप्लीकेशंस में यूज़ करने के लिए उसको लिक्विफाई करते हैं। लिक्विफाई कैसे करते हैं, इसमें पूछा जाता है कि हम ऐसा क्या करते हैं कि गैस हमारी गैस के फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में, तो हम उस कंडीशन में प्रेशर बढ़ा देते हैं और टेम्परेचर कम कर देते हैं। प्रेशर हम खूब ज़्यादा कर देते हैं, उसका टेम्परेचर कम कर देते हैं। तो कुछ हमारी गैसेस ऐसी होती हैं जिसको हम प्रेशर बढ़ा के भी इजीली लिक्विफाई नहीं कर सकते, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे एक वर्ड आता है क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक ताप। आपने पढ़ा होगा क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप क्या है, उन गैसेस को पहले हम एक टेम्परेचर तक ठंडा करते हैं। कम करना मतलब टेम्परेचर हम कम कर रहे हैं, तो उसको उसका एक पर्टिकुलर, हर गैस का एक पर्टिकुलर क्रिटिकल टेम्परेचर है, तो वहाँ तक पहले ले जाके उस गैस को ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद उसका प्रेशर जब बढ़ा देते हैं तो गैस क्या होती है, लिक्विफाई होती है, यानी लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे हमारा रॉकेट फ्यूल होता है, तो वहाँ पे हम लिक्विड अमोनिया यूज़ करते हैं, लिक्विड हाइड्रोजन, ये सब जब यूज़ करते हैं तो हम उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तभी वो हमारे काम की रहेगी। तो एप्लीकेशन फॉर्म में हम जिनको यूज़ करने के लिए किस तरह से गैसेस को लिक्विफाई करते हैं, तो हमारा इसमें आंसर होगा प्रेशर बढ़ा के और टेम्परेचर कम करके। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हम कहाँ तक कम करते हैं, उसको क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। यानी हम कौन से टेम्परेचर तक गैसेस को कम करेंगे, क्रांतिक ताप तक। सारी गैसेस का एक पर्टिकुलर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, हम वहाँ तक ले जाके उसको पहले ठंडा करेंगे, उसके बाद वहाँ पे प्रेशर को बढ़ा देंगे। जब हम प्रेशर को बढ़ा देंगे तो हमारी गैस लिक्विफाई हो जाए। ठीक है, ये है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सब हमारी रियल गैसेस हैं। ये रियल गैसेस, इनको हम बहुत ईजिली लिक्विफाई नहीं कर पाते, इनको हमको इसी तरह से एक क्रिटिकल टेम्परेचर तक ले जाना पड़ेगा, उसके बाद हम उसको लिक्विफाई कर सकते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर हम किसी भी गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, कितना भी हम प्रेशर बढ़ा दें। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर अगर हमारा टेम्परेचर है, तो हम अगर प्रेशर खूब ज़्यादा बढ़ा दें तो क्या गैस लिक्विफाई हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। हमको उस क्रिटिकल टेम्परेचर तक गैस को पहले ठंडा करना ही पड़ेगा अगर हमें लिक्विफाई करना है तो हम उसी को कहते हैं क्रांतिक ताप। वहाँ तक हम गैस को ठंडा करेंगे, उसके बाद फिर हम प्रेशर बढ़ा के उसको लिक्विफाई कर सकते हैं। तो इस पूरे चैप्टर को हमने बहुत समराइज किया कि 10-15 मिनट में कैसे आपको पढ़ाया जाए। तो इसमें आपको पहले ध्यान देना है बॉयल्स लॉ, फिर इसके बाद चार्ल्स लॉ, इसके बाद गैलिलियो लॉ, इसके बाद आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT, रियल गैस इक्वेशन, डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ, एक चीज भूल गया, ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ। ठीक है, इसका इक्वेशन बस पूछा जाता है, ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ। Rate of diffusion or bond under density, बस ये पूछा जाता है कि रेट ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ क्या कहता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी। बस डायरेक्ट यही पूछा जाता है कि ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ क्या है। अब इसका एग्जांपल देखिए,
अगर हमारे पास दो गुब्बारे हैं, मान लीजिए एक हाइड्रोजन भरा है, एक में हीलियम भरा है, हम उसमें पहले तो हमने गैस भर दी, उसके बाद हमने उसमें छेद कर दिया। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि किसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। डिफ्यूजन का मतलब है गैस का निकलना। पहले आप ये समझिए डिफ्यूजन का मतलब क्या है। इसका मतलब ये पूछा जा रहा है कि किसमें, दोनों गुब्बारों में से किसमें गैस सबसे पहले निकल जाएगी, यानी किसमें सबसे पहले डिफ्यूजन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये डेंसिटी की यूनिवर्सिटी है, यानी उसका वेट, उसका जो है मास जितना ज़्यादा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट आपका कम होगा उसमें डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। तो आपका हाइड्रोजन का कम होगा, हीलियम का ज़्यादा होगा। तो हाइड्रोजन का कम होगा तो इसका मतलब है कि जो है इसका मास कम होगा तो इसका डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, क्योंकि ये दोनों इनवर्सली हैं। अगर कोई चीज़ इनवर्सली लिखी है तो आप समझ लीजिए अगर ये चीज़ ज़्यादा है तो ये कम होगा, यानी जिसका मास ज़्यादा होगा उसमें डिफ्यूजन कम होगा, और जिसका मास कम है उसमें डिफ्यूजन आपका ज़्यादा होगा। तो हाइड्रोजन और हीलियम में हाइड्रोजन का मास हमारा कम है, तो यानी उसमें डिफ्यूजन तेज होगा, यानी हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन वाले हाइड्रोजन गैस जो हमने भरी है वो जल्दी निकल जाएगी हीलियम की अपेक्षा। ठीक है, इसका एप्लीकेशन ये है। ये ग्राहक जो बताना चाह रहे थे वो ये सारी चीज़ें कंक्लूड करना चाह रहे थे कि किस गैस में डिफ्यूजन फास्ट होगा, किस में स्लो होगा। इस चैप्टर में बस आपको इतना ही ध्यान देना, बस रूल्स को देख लेना है किसमें कौन सी चीज़ कांस्टेंट है, और स्टेटमेंट उसका क्या है। बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, डैलूशाफ्ट लॉ हो गया, डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर हो गया, ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ हो गया, आइडियल गैस इक्वेशन और वंडर वॉल गैस इक्वेशन। ये जो रियल गैस इक्वेशन है यही आपकी क्या है, वंडर वॉल गैस इक्वेशन। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस का लिक्विफिकेशन होता है बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, डिक्रीजिंग टेम्परेचर। बस इतना ही याद रखना। इस चैप्टर में इतनी ही चीज़ें आपको माइंड रखने सेट करनी, ठीक है। चलिए, बहुत मैथमेटिक्स बहुत पढ़ लिया, थोड़ा सा आ जाते हैं फ्यूल्स की तरफ, ईंधन की, ठीक है। थोड़ा बड़ा वाला टॉपिक खत्म हो गया, अब एकदम लाइट वाले टॉपिक में आ जाते हैं। फ्यूल्स यानी ईंधन, ठीक है। ऐसे पदार्थ जिनको जलाने पे हमें ऊष्मा और प्रकाश खूब ज़्यादा मात्रा में प्राप्त हो, वो सब क्या कहलाते हैं, ईंधन। ईंधन हमारे तीन तरह के हो गए, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में और गैस अवस्था में। जैसे आप देखते हैं लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, ये सब क्या है आपके ठोस ईंधन, सॉलिड फ्यूल्स हो गए। गैसेस में कौन से आएंगे, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, ये नेचुरल गैसेस, ये जितना एलपीजी ये सब आप यूज करते हैं ये सब क्या है, गैसियस में। अब लिक्विड में बताइए, पेट्रोल, डीजल, ये गाड़ी वाड़ी चला के आए होंगे अभी आप लोग, तो फिर ये सब क्या यूज करना है, लिक्विड फ्यूल, ठीक है। तो हमारे फ्यूल कितने टाइप के हो गए, फ्यूल के बारे में आपको पता ही है, सॉलिड में कौन सा जा रहा है, लिक्विड में और गैसियस में, ये तीनों चीज़ें आपको पता है किसमें कौन सी कैटेगरी है। अब बात आती है कंबस्टन यानी दहन। दहन क्या होता है, किसी भी चीज़ को जला देना क्या कहलाए, दहन। यानी सबसे जरूरी चीज़ है कंबस्टन के लिए क्या,
पहले तो वस्तु आपकी दहनशील होनी चाहिए, यानी वो जलने वाली होनी चाहिए। जैसे अगर हम मिट्टी बालू ले लें तो वो नहीं जलेगी, उसे दहनशील होना चाहिए। दूसरा, उसका एक इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, यानी वो उसका एक इग्निशन टेम्परेचर क्या है, ऐसा टेम्परेचर जिसमें वो आपका जो ईंधन है वो जलना शुरू हो जाए, वो मिनिमम आपका टेम्परेचर जिसमें वो वस्तु जलना शुरू हो जाए। और एयर यानी ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के भी कोई चीज़ नहीं जल पाती, हमें ऑक्सीजन भी चाहिए। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दहनशील ऑक्सीजन है कि कार्बन डाइऑक्साइड है? ऑक्सीजन है। जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो रहा है वहाँ अपने आप आग जलना बंद हो जाती है, ठीक है। अगर कहीं कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई तो जान लीजिए कि वहाँ पे आग जलना बंद हो जाएगा। अग्निशमक गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, ये क्वेश्चन को पूछा जाता है। वो इसलिए कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, उसको जलने से रोक देता है। कहीं पे भी मान लो आग लगी तो कुछ ऐसा कर दे कि ऑक्सीजन वहाँ खत्म होने लगे तो समझ लीजिए आग अपने आप बुझना शुरू हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये लिक्विड फ्यूल है। लिक्विड फ्यूल आपका हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है। हाइड्रोकार्बन आपको मैंने उसमें पढ़ाया था, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सब जो हैं आपके हाइड्रोकार्बन हैं, उनका मिक्सचर है। यानी आपका जो मेथेन, एथेन, प्रोपेन ये सब आप पढ़ते हैं, इन्हीं गैसेस को मिला के आपका लिक्विड फ्यूल बनता है। किसी में आपका मेथेन ज़्यादा होगा, किसी में एथेन ज़्यादा होगा, कहीं ब्यूटेन ज़्यादा होगा। तो ये सब जो गैसेस हैं इनका बस कंपोजिशन थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। जैसे आपका एलपीजी होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो पूरा प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होता है। अब ये पूछा जाता है उसमें कौन सा ज़्यादा है, आपका ब्यूटेन उसमें ज़्यादा होता है उन दोनों में। अब पूछा जाता है नेचुरल गैस, नेचुरल गैस में ज़्यादा क्या है, मेथेन ज़्यादा होता है, वहाँ 85% मेथेन होगा। जैसे ये गैसेस हैं आपकी, प्रोड्यूसर गैस हो गया और आपका वाटर गैस हो गया, इन सब में किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है, यही सब गैसेस मिला के छोटा छोटा उसका किसी न किसी रूप में कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। ये चीज़ है आपका कंबस्शन में। आप समझ लीजिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम जब किसी चीज़ को जलाते हैं और वो जल जाए तो आपका क्या कहला रहा है, दहन हो गया, यानी वो कंबस्शन उसका स्टार्ट हो गया। अब इसमें ये भी आपका कई तरीके का होता है, मेनली मान लीजिए 3 टाइप्स। रैपिड कंबस्शन, रैपिड मतलब बहुत तेज कंबस्शन हो, प्रेरित जिसको हिंदी बोलते हैं प्रेरित कंबस्शन, यानी बहुत तेज कंबस्शन। बहुत तेज कैसे होगा, एक बार में जले और एक बार में हमारा जो फ्यूल है तुरंत खत्म हो जाए। प्रेरित का मतलब ही यही है कि हम जब अपने ईंधन को जलाएं तो एक बार में हमारा पूरा ईंधन तुरंत जले और तुरंत खत्म हो जाए। जैसे हम माचिस जलाते हैं, माचिस में क्या होता है, ऐसे जलाया तुरंत हमारा खत्म, और हम नहीं जला पाए, अगर अपनी दिया गया नहीं जला पाए तो गया, हम फिर से जलाते हैं, यही तो होता है। वो क्या है आपका, ये वाला है रैपिड कंबस्शन। उसमें जो आपका फ्यूल है वो तुरंत खत्म। कहीं कहीं एक्सप्लोजन, हमें बम का धमाका करना होता है, क्या करते हैं, एक बार में आग लगाए तुरंत खत्म, यही तो होता है रैपिड। तुरंत का तुरंत हमारा जो फ्यूल है तुरंत खत्म, ऐसा नहीं कि बचा रह जाएगा, ठीक है, वो बचने का चांस नहीं होता। वो सब किस में जाएगा, रैपिड में, जिसमें आपका फ्यूल एक बार में ही पूरी तरह से खत्म हो जाए। दूसरा है स्लो कंबस्शन। स्लो कंबस्शन का मतलब क्या है, धीरे धीरे जलना चलता रहे। इसका एग्जाम्पल, मोमबत्ती तो खत्म तो होगी, कितना स्लो करोगे उसको, आधे घंटे में, आधे घंटे का 10 मिनट में खत्म हो जाती है, आधे घंटे का। रेस्पिरेशन, ग्लूकोज है हमारे पास, हमारी बॉडी में ग्लूकोज होता है। ऑक्सीजन इनटेक करते रहते हैं हम, ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं, हमारे पास ग्लूकोज है, हम धीरे धीरे सांस लेते रहते हैं। अनवरत हमारी पूरी जीवन में चलता
रहता है। ये हमारा किसका एग्जाम्पल है? स्लो कंबशन का। रेस्पिरेशन हमारा स्लो कंबशन का है। ये अनवरत धीरे धीरे बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलता रहता है। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या होती है? इसकी जस्ट रिवर्स, जिसको नहीं याद है याद कर लो। आपका रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके CO2 और वाटर में कन्वर्ट होता है। फोटोसिंथेसिस में इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। यहाँ कोई मतलब नहीं है, लेकिन बता दे रहे हैं कि यहीं से याद हो जाएगा। यहाँ इसका कोई भी मतलब नहीं है, बस इक्वेशन को याद करने के लिए बता दे रही हूँ। इसी इक्वेशन का जस्ट उल्टा हो जाता है, यानी फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। यहाँ पे प्लांट आपका CO2 वाटर लेता है, उसके बाद ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। ये सारा काम प्लांट्स करते हैं और रेस्पिरेशन हम लोग करते हैं। जब हमने कुछ खा पी लिया उसके बाद हमारे पास जो ग्लूकोज यानी जो एनर्जी है हमारे पास वो, और हम जो ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं उसको लेने के बाद वो CO2 वाटर में कन्वर्ट होगा और हम सांस लेते रहेंगे। थर्ड है ऑटो कंबशन। ऑटो का बताइए एग्जांपल। ऑटो मीन्स स्वयं, जो चीज अपने आप होती रहे। कुछ ऐसा खुद से किसमें आग वाग लगती रहती है? कुछ केमिकल्स होते हैं। जो दिन पहले ये ट्रेजेडी हुई थी। हाँ सही, फास्फोरस इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। अगर फास्फोरस ऐसे ही रख दीजिए आप हवा में, तो हवा में फ्रिक्शन की वजह से उसमें आग लग जाती है। उसमें हवा आके बस टकरा जाए, उसके बाद अपने आप उसमें आग लग जाएगी। जंगलों में अगर लकड़ियाँ पूरी तरह से सूखी हुई हैं तो उसमें आपस में भी अगर टकरा जाए वो, तो फ्रिक्शन के कारण उसमें आग लग जाती है। दो एग्जाम्पल्स इसके हैं। एक तो फास्फोरस हो गया आपका, दूसरा जंगल में रखी हुई सूखी लकड़ियाँ। ये भी कभी तो पूछ लेता है किसका एग्जाम्पल होगा। अब हमको लगेगा लकड़ी में कौन सा एग्जाम्पल होगा, लेकिन वो होता है आउटोबॉल। ठीक है, तो ये तीनों में पहले का एग्जाम्पल कौन सा हो गया? एक्सप्लोजन और माचिस की तीली, स्लो में रेस्पिरेशन, ऑटो में फास्फोरस। इन तीनों का आपको एग्जाम्पल याद रखना है। ठीक है, और इसमें याद रखना है लिक्विड फ्यूल्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। लिक्विड फ्यूल्स जो होते हैं आपके वो मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल सभी हम आपको लिखा देंगे, या लिख ही लो। फ्यूजन गैस, नेचुरल गैस, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, नेचुरल गैस में सबसे ज़्यादा मीथेन होता है, वाटर गैस CO+H2 का एग्जाम्पल होता है, कोल गैस में H2 सबसे ज़्यादा। कौन सा ज़्यादा होता है ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें ये 50-50% होता है। प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, नेचुरल गैस में मीथेन की सबसे ज़्यादा होती है, वाटर गैस CO+H2 का कॉम्बिनेशन होता है, और कोल गैस में हाइड्रोजन ज़्यादा होता है। ये इसके एग्जाम्पल्स भी हैं, और ये आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी कि किसमें किसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है। Important
फॉसिल फ्यूल जैसे आपका लकड़ी वगैरह होता है, और ये सब देखिए ज़मीन में पत्तियाँ हो गई, लकड़ी हो गई, दबे दबे धीरे धीरे क्या होता है, सड़ जाती हैं। तो पहले तो अगर हम इसको कम टाइम पीरियड में निकाल लें तो वो हमारे लिए खाद का काम करती हैं, अगर हम कहीं डिकम्पोज कर दें। लेकिन अगर ये सालों साल दबी रह जाती हैं तो क्या होता है, ये जीवाश्म यानी फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसमें जैसे अगर जीवाश्म ईंधन में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोयले का, ठीक है। अब कोयले में भी आपका कई तरह का कोयला होता है, ये भी पूछा जाता है कौन सा कोयला अच्छा है, कौन सा कोयला खराब है, ठीक है। और किसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन ज़्यादा है, किसमें कम है। जिसमें कार्बन सबसे ज़्यादा होगा वही आपका सबसे अच्छा कोयला माना जाएगा। देखिए ये जो कोयला है आपका, ये बांस का रखा है, पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस कोल, स्टीम कोल और एंथ्रासाइट। कभी कभी बुक में ये नहीं दिया रहता, स्टीम कोल नहीं दिया रहता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर्टिकुलर इसके इतने टाइप्स होते हैं, अगर नहीं दिया है स्टीम कोल तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सबसे बेकार तरह का आपका कोयला कौन सा हो गया, पिट। इसमें कार्बन होता है 30%। इसमें मॉइस्चर वाटर लकड़ी में बहुत ज़्यादा होता है आपका। इस टाइप के कोयला में मॉइस्चर भी हमारा अगर ज़्यादा है तो वो अच्छा टाइप का कोयला नहीं है, उसमें मॉइस्चर भी बहुत कम होना चाहिए। जैसे वो लास्ट वाला है उसमें आपका 80 से 95% कार्बन होता है, 1 से 2% आपका मॉइस्चर है, बाकी इन सब में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये आपका 30% कार्बन हो गया, और ये पुअर टाइप का आपका है, सबसे पुअर टाइप यही था। ये ब्राउन कलर का होता है, ये भी पुअर टाइप ही होता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है भूरा कोयला कौन सा होता है, ठीक है। अगर भूरा कोयला पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा लिग्नाइट। लिग्नाइट टाइप भूरा कोयला बोला जाता है। ये कुछ ब्राउन कलर का होता है, ये भी पुअर क्वालिटी का होता है, बहुत अच्छा नहीं है ये भी पुअर क्वालिटी का है, लेकिन ये ब्राउनियस नेचर का है और पिट से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें कार्बन कंटेंट आपका थोड़ा ज़्यादा है, लगभग 55% इसमें कार्बन होता है। बिटुमिनस आपका जो ज़्यादातर कोयला हमारे अर्थ में पाया जा रहा है, जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो कौन से टाइप का होता है, बिटुमिनस। यानी सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज्ड कोयला आपका कौन सा है, बिटुमिनस टाइप का मोस्टली यूज है, ठीक है। हिस्ट्री में आप लोग पढ़ रहे थे ना, गोंडवाना काल पढ़ा होगा, कहीं पढ़ा था। उसमें कोयले की टाइप की बात होती है तो यही वाला कोयला होता है। गोंडवाना काल में जिस कोयले की बात होती है वो आपका होता है बिटुमिनस, ठीक। और ये आपका सबसे मोस्टली यूज होता है। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले कि उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, स्टीम कोल और एंथ्रासाइट। सबसे बेकार क्वालिटी का है पिट। इसमें कार्बन कंटेंट आपका सिर्फ 30% है, परसेंटेज नहीं पूछा जाता है, वो मैंने लिख दिया है। बस आपको इसमें से एक इसका थोड़ा ध्यान रखना है और सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है इसका,
और किसी का नहीं पूछेगा आपसे, कार्बन कंटेंट नहीं पूछेगा, सिर्फ ये पूछेगा कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है। तो इसमें सबसे बेकार पुअर क्वालिटी का ये है। और पूछा जाएगा भूरा कोयला कौन सा है, तो आपका आंसर होगा लिग्नाइट। ठीक है, इसके बाद पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कोयला कौन सा है, बिटुमिनस। और गोंडवाना काल में जो कोयला मिला वो कौन सा है, बिटुमिनस। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि सबसे अच्छी क्वालिटी का कौन सा कोयला है, तो एंथ्रासाइट। इसमें कार्बन कंटेंट है आपका 80 to 95%। ठीक है, बस इसमें इतने ही 4-5 क्वेश्चन आपके बनते हैं कि कौन सा सबसे अच्छा है कौन सा सबसे खराब है, कौन सा टाइप है कौन सा नहीं। अब इसमें एक नया क्वेश्चन बनाना हो तो जैसे इतने हमने 5 टाइप आपको बताए हैं, कोई एक नया टाइप और जोड़ दे और ये पूछे इसमें से कौन सा नहीं है, कोयले का कौन सा प्रकार नहीं है। नया क्वेश्चन तो ऐसे बनता है ना। अब इसमें से अगर नहीं होगा तो नहीं है, वो टाइप्स तो यही है आपकी, इसीलिए मैंने स्ट्रीम कोड भी लिख दिया, इसीलिए लिखा है कि ये ना हो कि पता चला आपको पता ही ना हो कि ये भी एक टाइप है। ठीक है, इसके इतने ही टाइप। ये सारे टाइप्स हैं, देखिए इसकी क्वालिटी के हिसाब से हम यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास हम लोग कहीं कहीं कुछ चीज़ें बहुत अच्छी मिलती है, कुछ चीज़ें खराब होती है, लेकिन सबकी यूजेस हैं अलग अलग। कहीं कहीं हमें कोयला अच्छा यूज़ करना होता है, कहीं कहीं अच्छी क्वालिटी का नहीं यूज़ करना होता है। जैसे लोहा मान लो, कहीं कहीं हम पुअर क्वालिटी का लोहा अपना यूज़ करके काम कर लेते हैं। मान लो हमें ऐसे औजार बनाने हैं जो हमें जहाँ पे लोहे की क्वालिटी से हमें मतलब नहीं है, जंग भी लग गया तो कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने घर में जो यूज़ करते हैं वो कौन सा यूज़ करते हैं, स्टेनलेस स्टील का। ऐसे इसमें भी क्वालिटी है, जिसको जहाँ हमें ज़रूरत होती है वही हम वहाँ यूज़ करते हैं। जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है वो वैसे हिसाब से। हाँ, और क्या, टेम्परेचर के बेसिस पे यूज़ करते हैं। बिल्कुल। पेट्रोलियम आप जानते हैं, जमीन के नीचे पेट्रोलियम मिलता है, हमको जगह जगह पे मिलता है। क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल का मतलब है कि जमीन में हमें जिस फॉर्म में पेट्रोलियम मिल रहा है वो हमारा क्या होता है, कच्चा तेल। उसको हम हिंदी में कहते हैं कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, जिस फॉर्म में हमें मिल जाएगा। अब इसका हम करवा देते हैं क्रूड ऑयल का प्रभावी आसवन, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभावी आसवन। इस क्रूड ऑयल का अलग अलग टेम्परेचर पे, वेरियस टेम्परेचर पे जैसे जैसे हम इसको प्रभावी आसवन कराते जाते हैं हमें अपनी चीज़ें मिलती चली जाती हैं। जैसे हमारा पेट्रोल है, पेट्रोल के लिए प्रभावी आसवन जो हम करवा रहे हैं वो अपना 80 से 200 डिग्री सेल्सियस कराएंगे तो भी हमें पेट्रोल मिल जा रहा है। लेकिन डीजल के लिए हमें मोर देन 300 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पे हमें ये रिएक्शन करानी पड़ेगी, तब हमें डीजल मिलता है। और अभी आपने पढ़ाई है कि लिक्विड जो फ्यूल्स होते हैं ये मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी आपका ये जो हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर अलग अलग होगा। कार्बन 1 है कि 2 है कि कितने कार्बन उसमें हैं, उसी के बेसिस पे आपका ये इसका नाम अलग अलग होता जाता है। जैसे हमारा पेट्रोल होता है उसमें कार्बन 6 से 8 तक ही होता है, और जो हमारा डीजल है उसमें कार्बन C15 से C20 तक होता है। इस तरह से अलग अलग जो मोम होता है हमारा, जैसे पैराफिन वैक्स मिलता है, मोमबत्ती है हमारा, वैक्स है, ये सब C20 से लेकर C30। इस तरह से C20 क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। जैसे हमारा एक कार्बन होता है तो उसका नाम क्या कह देते हैं, मेथ कह देते हैं, 2 होता है तो एथ कहते हैं, 3 होता है तो प्रो, ऐसे हम बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे ही नंबर ऑफ कार्बन जब हमारे बढ़ते चले जाते हैं तो हमारा इसका नाम यानी जो लिक्विड फ्यूल का नाम है वो चेंज होता चला जाता है। ठीक है, LPG
C1 से C5 तक मेनली ये प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होता है। अब इन दोनों में भी पूछा जाए कौन सा ज़्यादा होता है तो आपका आंसर क्या होगा? ब्यूटेन। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें आपका ये प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर है। इन दोनों में भी जो ज़्यादा है वो क्या है आपका? ब्यूटेन। दूसरा आपका आंसर है पेट्रोलियम ईथर। C6 से C8 तक इसका हम ज़्यादा फ्यूल की तरह इसको यूज़ नहीं करते हैं। इसका ज़्यादा यूज़ फ्यूल की तरह नहीं होता है। इसका यूज़ हम ज़्यादातर सॉल्वेंट की तरह करते हैं। चर्बी, तेल, घी, ये सब जहाँ लो वैरायटी का हमें यूज़ करना होता है इन सब से हम बनाते हैं और उसको यूज़ करते हैं। सॉल्वेंट की तरह इसको यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है पेट्रोल। C6 से C8 तक 80 से 200 डिग्री सेल्सियस पे हमें इसका प्रभावी आगमन कराना होता है। ये आपको याद करना है कि ये कहाँ से कहाँ तक होता है और किस टेम्परेचर पे इसका प्रभावी आगमन कराया जाता है। पेट्रोल का कभी कभी पूछ लेता है। पेट्रोल के बाद आपका आ जाता है 8 के बाद आएगा कैरोसिन ऑयल। मिट्टी का तेल वो C10 से C15 तक होता है कैरोसिन ऑयल। अब तो ये बैनी हो गया, ज़्यादा यूज नहीं होता है। डीजल, डीजल में भी आपका जो ग्रीन डीजल होता है, उसका नाम क्या है? ग्रीन। सबसे अच्छा ग्रीन डीजल, सबसे अच्छी वैरायटी का डीजल, इसका नाम है ग्रीन डीजल। इसको यूरो 4 की मान्यता प्राप्त है। 300 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पर इसका प्रभावी आगमन कराना पड़ता है। इसमें मेनली आपको पेट्रोल का याद रखना है और डीजल का याद रखना है। यूरो 4 जैसे क्वालिटी आजकल नहीं कि इस इम्पैक्ट की गाड़ियाँ चलेगी, इसकी नहीं चलेगी, आजकल तो इतना ज़्यादा चल ही रहा है। एक रैंकिंग के लिए डेवलप किया गया है कि कौन सा आपका फ्यूल कौन सी वैरायटी का ज़्यादा अच्छा है, तो इसे यूरो 4 की मान्यता प्राप्त है। ग्रीन डीजल सबसे अच्छी टाइप का डीजल है। 6 है आपका पैराफिन वैक्स। C20 से C30 ये 400 से ज़्यादा सेल्सियस पे प्राप्त होता है। इसमें आपका जैसे मोम आ गया, वैक्स आ गया, मोमबत्ती, ये सब जितने इस टाइप के वैक्स होते हैं सेमी सॉलिड टाइप के, वो सारे किसमें जाएंगे? पैराफिन वैक्स। ये 400 से ज़्यादा जब हम इसका टेम्परेचर में प्रभावी आगमन कराते हैं तब हमको ये प्राप्त होता है। इसमें आप देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा कार्बन्स के हाइड्रोकार्बन्स हमारे यूज़ हो रहे हैं। तो आपको मेनली बस एक ये पेट्रोल का याद कर लीजिए और एक ये डीजल बस। और पैराफिन वैक्स में कौन कौन से एग्जाम्पल्स बस। ये क्वेश्चंस, ये 3 क्वेश्चंस ज़्यादा पूछो जैसे। इसके बाद पूछ लिया जाता है नेचुरल गैस में सबसे ज़्यादा कौन सी आपका कौन सा हाइड्रोकार्बन है? अभी मैंने बताया नहीं, बताओ।
मीथेन 83%। ठीक है, नेचुरल गैस में मेनली आपका मीथेन है जो कि 83% है। इस समय पे आपका सीएनजी बहुत यूज हो रहा है ना। तो सीएनजी क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जैसे नेचुरल गैस आपको बताया वैसे ही इसका फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसमें भी मेनली आपका मीथेन होता है। मीथेन आपका 95% होता है। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि हम इसको पाइपों के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह आराम से भेज सकते हैं। यानी इसका ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह अगर हमें भेजना है तो ये इजी है। इसका यूज़ करने में एक तो ये चीज़ अच्छा है। दूसरा, इसका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है। कैलोरीफिक वैल्यू की बात हो गई, जो इसमें सॉलिड लिक्विड गैस 3 फ्यूल मैंने आपको पढ़ाए हैं, उसमें आपका जो गैसियस फ्यूल होता है इसका कैलोरीफिक फ्यूल सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू यानी उष्मीय मान, यानी सबसे ज़्यादा किसका उष्मीय मान यानी जलने की जो कैपेसिटी होती है किसकी सबसे ज़्यादा है। तो जो आपके गैसियस फ्यूल होते हैं उनका जो उष्मीय मान सबसे ज़्यादा होता है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसमें जो आपका सीएनजी है इसका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है और इसको एक जगह से दूसरे जगह हम पाइपों के थ्रू ले जाते हैं, इसलिए इसको एक जगह दूसरी जगह भेजना भी आसान है। इसलिए हम इसको सीएनजी आजकल ज़्यादा ही प्रीफर कर रहे हैं। तो इसके रीजन से अभी आपका सेंटर वगैरह कहाँ है इसका हम डिस्कशन अभी कर लेंगे, कहाँ पे सीएनजी फ्यूल है कहाँ पे नहीं है। आजकल बायोगैस संयंत्र भी खूब बनाया जा रहा है, वो क्या है? गोबर गैस। गोबर यूज करके खूब आजकल सोचा जा रहा है कि कुछ किया जाए, लेकिन उसमें मीथेन का परसेंटेज 65% है। प्रयास अच्छा है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं हो पाया, क्योंकि एक तो उसका इग्निशन टेम्परेचर कम है, दूसरी चीज़ उसका जो पूरा सिस्टम है बहुत ही टिपिकल है। इतना हम लोग क्या चाहते हैं, एक तो हम लोग का सिस्टम थोड़ा ऐसा हो इजी गोइंग हो, एक जगह से दूसरी जगह मान लो पहुँचाना बहुत ईजी हो, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा टिपिकल हो। जैसे हम लोग ये जो एलपीजी यूज़ करते हैं हमें सिलेंडर फॉर्म में मिल जाता है तो हम आराम से यूज़ कर लेते हैं। अब हमें अगर ये गोबर गैस संयंत्र लगाना हो कहीं तो हम परेशान हो जाएंगे, अगर घर घर में लगाना तो हम लोग नहीं लगा सकते। तो उसका जो पूरा सिस्टम है वो भी इतना इजी होना चाहिए कि हम आराम से उसको अफोर्ड कर सकें और एक जगह पे आराम से उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकें, इसीलिए ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। सीवी देसाई ने सबसे पहले इसको बनाया था। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है किसने सबसे पहले किसने बायोगैस संयंत्र बनाया था? सीवी देसाई। ठीक है, इसमें 65% मीथेन होता है। ये सब क्वेश्चंस हैं। अब हम क्वेश्चंस की इसकी बात करते हैं इस चैप्टर की। क्वेश्चन की बात जल्दी से कर लीजिए, उसके बाद उस दिन का थोड़ा सा भी फॉर्मूला लिखाना रह गया है। जैसे आपका हाइपो क्या है, नीला थोथा क्या है, नौसाधर क्या है, ये सब थोड़ा सा मैं सोचे लिखा दूँ एक जगह तो थोड़ा ईजी हो जाए आपको। चलिए बताइएगा, बॉयल्स का नियम किस स्थिति में लागू होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर। आंसर आधो का आकार आधो का नहीं, आज ही पढ़ाया है। कांस्टेंट टेम्परेचर हिंदी में कहते हैं नियत ताप। कांस्टेंट को क्या कहते हैं? नियत ताप। आप लोग के चक्कर में हम भी हिंदी खूब सीख रहे हैं, काम भर का सीख रहे हैं, हमारा काम चल रहा है। नियत ताप, कांस्टेंट टेम्परेचर। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है? 6.23 पर मोल। एक मोल में इसकी वैल्यू इतनी होती है। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर आधारित होती है? टेम्परेचर। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर आपका उसमें रोल अदा करता है। आदर्श गैस के नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणु आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। हमने भी बताया था कि जब भी आपसे पूछा जाएगा कि एक आपके मोल में अगर आपकी बात हो रही वॉल्यूम की, आयतन की, तो आप क्या आंसर बताएंगे? 22.4। हम बता भी देते कि ये चीज पूछा जाएगा, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते। आदर्श गैस किसे कहते हैं?
आइडियल गैस। आदर्श देखिए हम किसको बनाते हैं, जो सारी चीज को फॉलो करे, यही तो करते हैं। आदर्श का मतलब क्या है, आइडियल, जो ज्यादातर चीजों को फॉलो कर रहा हो उसी को हम मान लेते हैं कि वो हमारा आदर्श है, यही तो करते हैं। ऐसे ही आदर्श गैस है जो सारे रूल्स को फॉलो करते हैं, जैसे आपका बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, ऑर्गेनिक लॉ है, सबको फॉलो कर ले तो आदर्श हो गया। तो आदर्श गैस, आदर्श गैस जो आपके बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ऑर्गेनिक लॉ सबको फॉलो करेगी। शून्य केल्विन क्या होता है, शून्य केल्विन -273 डिग्री सेल्सियस पूछ लिया जाता है। प्रज्वलन ताप क्या है, प्रज्वलन ताप, इग्निशन टेम्परेचर, अभी मैंने आपको बताया था, वह टेम्परेचर जिसमें कोई वस्तु जलना प्रारंभ कर दे, वह मिनिमम टेम्परेचर जिसमें कोई वस्तु अपना जलना प्रारंभ कर दे, वही उसका प्रज्वलन टेम्परेचर कहलाता है, इग्निशन टेम्परेचर। दहन किस प्रकार की क्रिया है, दहन आपकी ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक का रिएक्शन है, क्योंकि इसमें ऊष्मा निकलती है। एक्सोथर्मिक मीन्स एनर्जी निकलना, एंडोथर्मिक मीन्स एब्जॉर्ब करना। तो आपका जो ये दहन यानी कंबशन प्रोसेस है, ये ऑक्सीडेशन है और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। किस गैस को दहन का सहायक गैस कहा जाता है, ऑक्सीजन। किस गैस को दहन विरोधी कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को। रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन को क्या कहा जाता है, प्रणोदक, प्रोपेलेंट। अदहनशील पदार्थ किसे कहते हैं, वो ना जले, जैसे मिट्टी बालू ये सब नहीं जलेंगे, चाहे जो सिर पटक लो उधर, ठीक है, ये अदहनशील। कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस कौन सी है, मीथेन, ठीक है। कोयले की खानों में मीथेन की वजह से विस्फोट हो जाता है। किस कोयले को भूरा कोयला कहते हैं, लिग्नाइट। काला हीरा की उपमा किसे दी गई है, कोयले को, क्योंकि ये भी आपका कार्बन का ग्रुप है, इसलिए इसमें भी आप देख रहे हैं कि कार्बन अलग अलग मात्रा में सब में पाया जा रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं काला हीरा। सर्वोत्तम कोयला कौन सा है, एंथ्रासाइट। निर्माण की दृष्टि से कोयले की प्रथम तथा अंतिम अवस्था कौन सी होती है, जब कोयला हम बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहली स्टेज में हमें कौन सा कोयला मिलता है, सबसे आखिरी, पिट सबसे पहले मिलता है और एंथ्रासाइट सबसे लास्ट स्टेज, ठीक है। यानी हमें पिट सबसे जो मतलब हमारा खराब क्वालिटी का, जैसे ही हमारा बनाना हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें पिट मिल जाता है, फिर उसको हम थोड़ा थोड़ा रिफॉर्म करते हैं कि हम इसको कैसे बेटर यूज कर सकें, तो हमें सबसे लास्ट में मिलता है एंथ्रासाइट। एलपीजी में मुख्य आधार घटक कौन सा है, ब्यूटेन। आधार घटक का मतलब है कि उसमें सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जा रही है, ब्यूटेन है आपका। अब ब्यूटेन का फॉर्मूला पूछ ले तो वैसे मैं ऐसे जल्दी से बता दे रही हूँ, लेकिन वैसे भी बताती हूँ। C4H10 होता है और मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, CnH2n+2, ये एल्केन का फॉर्मूला भी बताया था। अगर यहाँ पे 4 आप समझ गए हैं, 4 होता है तो 2 4 + 2 कितना आ गया, 10, यानी C4H10। अगर आप जनरल फॉर्मूला याद रखें तो भी कर ले जाएंगे कि अगर नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे रख दीजिए, इसमें निकल आएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा, हमने 4 कार्बन है हमारे पास, वैलेंसी इसकी कितनी होती है, 4, 1 2, कितने हो गए, 1 2 3,
नीचे H2 हम यहाँ लगा देंगे, ठीक है। 2 3 4, 2 और ये 3 और ये 4, काउंट कर लो कितना हो रहा है, कितने हो रहे हैं 10, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हम इसमें ऐसा सेट करते हैं जहाँ पे कमी होती है उतने ही हाइड्रोजन हम लगाते चले जाते हैं। जैसे ये कार्बन है, एक वैलेंसी यहाँ से सेटिस्फाई हो रही है और एक वैलेंसी यहाँ से सेटिस्फाई हो रही है। अब हमें कितने हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, 2 लगाने पड़ेंगे, तो हमारी इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हमारा ब्यूटेन का फॉर्मूला ऐसे क्या निकल के आ गया, C4H10, ठीक है। सबसे अच्छा ये है कि जनरल फॉर्मूला आराम से याद करो, जितने भी नंबर ऑफ कार्बन है इसमें रखो, हाइड्रोजन का आपका नंबर आपको आराम से अपने आप ही मिल जाएगा। कुछ ज़्यादा वैलेंसी को देखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आराम से वहीं समझो। जीवाश्म ईंधन किस तरह का संसाधन है, रिन्यूएबल है कि नॉन रिन्यूएबल? नॉन रिन्यूएबल, जिन्हें हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कार में क्या होता है, जैसे हमने पेट्रोल अपना डाल दिया, एक सिलेंडर है हमारे पास पर्टिकुलर, उसमें हमने पेट्रोल डाल दिया। अब क्या करता है वो, एक पर्टिकुलर टाइम में उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ऑक्सीजन हमें जलने के लिए हमें ऑक्सीजन देना ही पड़ता है, वो चाहे हमारा इंजन हो चाहे जो भी हो। जैसे ही उसको ऑक्सीजन मिलती है, हम फ्यूल दे रहे हैं उसको और हमने ऑक्सीजन दी, उसके बाद वो जलना शुरू कर देता, हम अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं, यही होता है। तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन अगर समय से पहले मिल गई इसको, तो क्या करता है, इंजन से कट कट की आवाज़ आने लगती है, ऐसा लगता है कि वो गाना गा रहा है, नहीं, एक ध्वनि टाइप की उत्पन्न हो जाती है। यही आपका क्या है, नॉकिंग। तो हम कहते हैं उसमें कि उसमें नॉकिंग होने लगी है। उस नॉकिंग को बचाने के लिए हम टेट्राएथाइल लेड यूज़ करते हैं। यही पूछा जाता है कि एंटी नॉकिंग एजेंट की तरह हम किसको यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं टेट्राएथाइल लेड। C2H5 टेट्राएथाइल लेड, नाम भी याद रखिए, फॉर्मूला भी याद रखिए। पेट्रोलियम किसका मिक्सचर है, पेट्रोलियम किसका मिक्सचर है, हाइड्रोकार्बन का, क्योंकि पेट्रोलियम आपका किसका एग्जांपल है, लिक्विड फ्यूल का, और लिक्विड फ्यूल मैंने भी आपको बताया है मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा है, मीथेन, 95% मीथेन। भारत में प्रथम सीएनजी टर्मिनल कहाँ स्थापित हुआ है, गुजरात में, गुजरात के दाहेज जगह। भारत में प्रथम सीएनजी स्टेशन तमिलनाडु, नागपट्टनम, नागपुर में, तमिलनाडु नागपट्टनम, तमिलनाडु नागपट्टनम, ठीक है। आप लोगों में ये सब क्वेश्चन ज्यादा। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया, सीबी देसाई ने। खाना पकाने के लिए मेनली हम कौन सी गैसेस यूज करते हैं, मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, यही 3 गैसेस का मिक्सचर होता है मेनली। और जो हम सिलेंडर यूज करते हैं उसमें लीकेज चेक करने के लिए कुछ मिलाया जाता है, क्या यूज किया जाता है, सल्फर का मरकैप्टन, एथाइल मरकैप्टन, C2H5SH, इसका फॉर्मूला है C2H5SH, एथाइल मरकैप्टन। इसलिए यूज करते हैं इसको, जैसे ही हमारी गैस लीकेज होती है, स्मेल आना शुरू हो जाती है, हम समझ जाते हैं कि गैस हमारी लीक कर रही है। चलो पुराना क्वेश्चन पूछते हैं, देखिए कौन बताता है। हाइड्रोजन बम किसने बनाया था, अभी पढ़ाया था मैंने 3-4 दिन।
एडवर्ड टेलर ने, तुम लोग कुछ नहीं आता, एडवर्ड टेलर ने तो फॉर्मूला बताने नहीं रही जाएगा। इसका नाम उस दिन मैंने बताया था, बताओ। धावन सोडा, वॉशिंग सोडा, धावन सोडा। इसका नाम ये भी बताया था, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा लिखना, बेकिंग ये भी बताया था। मसाला, कॉपर सल्फेट नीला चौथा, ये हाइपो Na2H2O की डॉट 5H2O, ये ब्लीचिंग पाउडर, ये सिंदूर, रेड पिनियम भी कहते हैं इसको, सिंदूर भी कहते हैं। ये सिक्री या पोटास एलम, एलम के नाम से भी जानते हैं, पोटास एलम। इसका नाम जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस था। क्यों? पहले इसका जान लीजिए, लिख लिया, इतने तो मैंने उस दिन बताई दिए थे आपको। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका नाम इसलिए है कि पहली बात तो ये ज़्यादातर पेरिस में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम है, और ये प्लास्टर करने के काम में आता है। इसका निर्माण आपका इसी जिप्सम से होता है। जिप्सम से जब हम इसको बनाते हैं तो इसमें क्या करते हैं, थोड़ा पानी मिला देते हैं। जैसे ही हम इसमें पानी मिलाते हैं एब्जॉर्ब करके एकदम हार्ड हो जाता है। तो हमारा जहाँ भी हड्डी वड्डी टूटी होती है तो हम क्या करते हैं, पहले हड्डी को सही पोजीशन पे कर देते हैं, उसके बाद उसके ऊपर ये पाउडर ऐसे लगा देते हैं। पाउडर लगाने के बाद उसमें पानी छुड़ो, पानी की लेपिंग करते हैं। जैसे ही हम पानी लगाते हैं वैसे ही ये एकदम हार्ड हो जाता है। इतना हार्ड हो जाता है कि वो इतना भारी हो जाता है कि हम उसको इधर उधर अब नहीं कर सकते। तो उसकी वजह से जो हमारी हड्डी टूटी है उसकी जगह चेंज नहीं होती है। नहीं तो अगर ये इतना हार्ड ना रहे तो अपने हाथ को हम इधर उधर करते रहेंगे। अगर ये इतना ऐसे सीधा, मान लो यहाँ की हड्डी टूटी है तो हम अगर ऐसे कर देंगे तो हमारा हाथ मुड़ नहीं सकता चाहे जो हो जाए।
इसीलिए हम इसको यूज करते हैं, इसीलिए इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि पेरिस में मिल रहा है और हम इससे प्लास्टर कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको तो हम खाने में यूज करते हैं, नमक KNO3। वैसे इसका नाम पोटेशियम नाइट्रेट है, लेकिन ये विस्फोट, जब हम कोई भी विस्फोटक पदार्थ बनाते हैं तो उसमें इसको जरूर यूज करते हैं, इसलिए इसको एज अ विस्फोटक भी पूछा जाता है कि विस्फोटक कौन सा है, तो हम उसमें कहेंगे पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। नॉर्मली आपके सिलेबस में इतनी को पूछे जा रहे हैं, तो मैंने इसीलिए इसको लिखा दिया है कि कैट टेस्ट आपको ये सारे पता है, ठीक है। और थोड़ी थोड़ी डिस्कवरी भी पूछी जाती है, किसकी डिस्कवरी किसने की, इन सब चीज़ों का PDF आपको 3-4 दिनों में हम भेज दें, तो जितना चीज़ अभी पढ़ाया है उसको समराइज करके सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी और उसको एक बार जरूर रीड करें, ठीक है। और साइंस से घबराइए मत, हम जिस चीज़ से घबराते हैं हम उससे तो दूर जा ही रहे हैं, वो भी हमसे दूर चली जाती है, ये भी होता है। हम घबरा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हम तो उससे दूर जा ही रहे हैं, दूरी बना रहे हैं, वो भी हमसे दूरी बना रही, भाई हम दूर हो रहे हैं तो भी तो दूर होता जा रहा है, तो हमें समझ में कहाँ से आएगा, तो दूरी मेंटेन होगी। बस 5-10 क्वेश्चन इसके भी जल्दी से 5 मिनट में कर लीजिए और ऐसे क्वेश्चन। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, COCl2 आपने याद कर लिया, उसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जो वो होता है उसको हम यूज करते हैं हाइपो, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2, इसको एज अ ब्लीचिंग एजेंट की तरह हम यूज करते हैं। जो ब्लीचिंग एजेंट हम यूज कर रहे हैं वो उसमें क्लोरीन मुक्त होता है, जब इसकी रिएक्शन पूरी होती है तो उसमें जो क्लोरीन मुक्त होकर आता है उसकी वजह से हम इसको यूज करते हैं एज अ ब्लीचिंग एजेंट। हाँ, एक लाल दवा थी, लाल दवा किसको कहते हैं, KMnO4, जिसको नहीं आगे लिख लो, लाल दवा KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट नाम है उसका, KMnO4 लाल दवा। बेकरी उत्पादों में किस लवण का प्रयोग किया जाता है, बेकरी प्रोडक्ट्स में अभी जाओगे तुरंत खा के आओगे ब्रेड वगैरह सब कुछ, सोडियम बाइकार्बोनेट जो भी आपने पढ़ा है NaHCO3, उसी को हम यूज करते हैं किसमें, बेकिंग इंडस्ट्री में, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। और एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है आपसे, जैसे नीला पोधा आपने पढ़ लिया कि CuSO4.5H2 होता है, CuSO4.5H2, ये आपने याद कर लिया। अब क्वेश्चन आ गया कि इसका जलीय विलयन अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा, ये तो आपने याद कर लिया, लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो क्या होगा, ये जलीय विलयन का मतलब हो गया कि हम इसको वाटर में डिसॉल्व करें, जैसे हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे एक के पास H जाएगा, एक के पास OH जाएगा, तो आपने देख रखा है कि हमें जो हमारा एसिड होता है, एसिड में क्या क्या है, HNO3 है, H2SO4 है, ये सब है, तो हमें उसी अनुसार देखना है। यहाँ पे जैसे ये गया वाटर, यही तो होता है, H2O होता है, तो ये इस तरह से देखिए ब्रेक करके। अब यहाँ पे मान लीजिए कि हमारे पास 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, अब हम इसको देखना चाहें तो ये क्या बनेगा, भाई 2H अगर यहाँ पे हैं और ये SO4 है तो क्या बनेगा, H2SO4 बन गया। और यहाँ पे क्या है, OH है, तो ये क्या बनेगा, CuOH का होल ट्वाइस। जब भी हमसे ये पूछा जाता है कि इसका जलीय विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, तो हम क्या करते हैं, उसको वाटर में डिसॉल्व करना है तो हम H और OH को ब्रेक करके देखते हैं कि उसमें से हमारा H2SO4 या HNO3 या HCl, हमें अगर ये तीनों मिल जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि उसका जो विलयन होगा वो एसिडिक होगा, अम्लीय होगा। अम्लीय में हमने आपको मेनली ये 3 पढ़ाए थे, H2SO4 और HNO3 या
HCl। अब यहाँ पे जो हमारा ये फॉर्मूला है इसमें देखिए SO4 आ रहा है ना, वहाँ पे देखिए यहाँ पे भी SO4, यहाँ पे भी SO4, तो इसका मतलब है इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो हम क्या बनाने की कोशिश करेंगे, H2SO4। तो हम जब इसको H दे देंगे तो हमने कितने H दिए, उसको 2 H दे दिए, तो हमारा ये बन गया H2SO4 और ये क्या हो गया, बेस बन गया। अब आप ये भी कह सकते हैं कि ये भी तो बेस बना है, लेकिन ये हमारा कंपोजिशन है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का। तो जो चीज़ स्ट्रॉन्ग होती है उसी का नेचर जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये स्ट्रॉन्ग एसिड बना, तो इसका जो जलीय विलयन होगा वो अम्लीय होगा। ये भी क्वेश्चन को पूछा जाएगा। जब भी जलीय विलयन पूछा जाएगा तो आप देखेंगे कि हमारा क्या बनने, फार्मूला में क्या बनने की प्रोबेबिलिटी है, उससे ही आप डिसाइड करेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन, नौसादर अभी आपने पढ़ा NH4Cl, इसका जलीय विलयन कैसा होगा, अमोनियम क्लोराइड क्या होगा, एसिडिक, सभी का आ रहा है एसिडिक, कैसे आया H और ये OH, यहाँ से ब्रेक कर लीजिए, ये बन गया HCl, ये बन गया NH4OH, यानी ये कंपोजिशन हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का। तो जो स्ट्रॉन्ग है उसी का नेचर हो जाएगा, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग है इसलिए इसका नेचर हो जाएगा। तो इसका जलीय विलयन कैसा हो गया, अम्लीय। ठीक है,